हेलो। वेलकम। ज्ञानवाणी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम गोदान पढ़ रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, पूरे ही उपन्यास से प्रश्न आते हैं। तो हम स्किप नहीं कर पा रहे हैं, कंटिन्यू ही पढ़ा रहे हैं और ज़्यादा क्लासेस भी होती जा रही है, लेकिन अच्छा है, ज्ञान भी बढ़ता है। और ये एग्जाम में तो आते हैं, वो बेनिफिट्स तो है ही। और किसके इतने सारे इसमें पात्र हैं, तो सबके विचार कैसे हैं वो भी पता चल रहा है। शहरी और ग्रामीण लोगों की विचारधारा भी पता चल रहा है इस ये उपन्यास से। तो देखते हैं आगे, आगे पार्ट में, आगे के क्लास में कि क्या है, कहाँ तक हमने पढ़ा दिया तो ध्यान नहीं है, क्योंकि हम खुद से ही वो कर रहे थे, पेज तो मोड़ के रखा था। लेकिन वो खुद भी मैं खुद समझती हूँ, फिर पढ़ाती हूँ, तब फिर करके आती हूँ, क्योंकि फिर समझ में नहीं आता है समझाने में। तो फिर देखते हैं, मेहता वहाँ उसको जेलेसी हो रही थी और लड़की के, यहाँ तक देखा था कि वो मालती का, वो वहाँ पर मालती और वो क्या मालती और मेहता और लड़की थी ना, गांव ग्रामीण। तो वो उसकी वो अच्छी सोच वो थी, मतलब अच्छे विचार की थी, किसी को सेवा भाव वाले वाली थी। तो वो जो कुछ थोड़ा था, कुछ होता था, जैसे कि वो मालती के सर में दर्द हो रहा था, जड़ी बूटियां लेने ऊपर चली गई पहाड़ों पे, तो इस तरह से और फटाफट सब काम कर देती थी। तो ये सब था, तो इससे उसको, और तो ये सब काम देख के मेहता खुश होते थे, वो आकर्षित होते थे उसके प्रति कि कितनी अच्छी है। तो फिर मालती को जलन होता था, यही है। और वो दोनों का यही संघर्ष चल रहा है कि मेहता दो चार कौड़ निगले और मालती यह बातें सुनी और कंठ में अटक गया। जल्दी से हाथ धोया, बोले, वही नहीं जाएगी, मैं जा रही हूँ। मालती भी खड़ी हो गई, उसे जान पड़े। मेहता ने अंग्रेजी में कहा, उसका अपमान करके तू अपना सम्मान नहीं बढ़ा रही हो। क्योंकि वो उसको बुरा लगता था मालती को, तो वो उल्टा बोलती थी वो लड़की के बारे में। तब फिर वो मेहता अंग्रेजी में कहा कि उसका अपमान करके तुम अपना अपमान सम्मान नहीं बढ़ा सकती। मतलब वो ये अच्छी बात, जो भी अच्छी बातें होंगी ना नीतिगत, वो मेहता ही कहते हैं, ये ध्यान में रखना है। और मालती फटकार कर बताई कि ऐसी ही लोंडियों मर्दों को पसंद आती है, जिनमें कोई गुण हो या ना हो, टहल दौड़ दौड़ कर प्रसन्न मन से करे और अपना भाग्य सराहे कि पुरुष ने मुझे यह काम करने को तो कहा। वह देवियां हैं, शक्ति हैं, विभूतियां हैं। मैं समझती थी कि वह पुरुषत्व तो तुम में कम से कम नहीं है, लेकिन अंदर संस्कारों में भी तुम बराबर हो। मेहता मनोविज्ञान के पंडित थे, मालती मनोरहस्यों का उनको समझ रहे थे। ईर्ष्या का ऐसा अनोखा उदाहरण उन्हें कभी ना मिला था। उस रमणी में जो इतनी मृदु स्वभाव, इतना उदार और इतनी प्रसन्न मुख थी, ईर्ष्या की ऐसी प्रचंड ज्वाला दिखी हो मेहता को। बोले, कुछ भी कहो, मैं उसे ना जाने दूंगा। उसकी सेवा और कृपाओं का यह पुरस्कार देकर मैं अपनी नजरों में नीच नहीं बन सकता। बोले कि तुम कुछ भी कर लो, मैं उसके सेवा और उपकार को मैं जाने नहीं दूंगा। उसका मैं मोल चुकाऊंगा, या उसका उपकार में रखूंगा मन में। किसी की भावना और किसी की कदर को मन में रखते हैं, पैसे रुपये देने से नहीं होता। कुछ तो मतलब रखा जाता है ना, उसके सम्मान के लिए करे, वो कितने अच्छे हैं, उसके विचार अच्छे लगते हैं, तो मनोभाव में रखते हैं, तो ये होता है। तो मालती ये फिर मेहता के स्वर से कुछ ऐसा तेज था कि मालती धीरे 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 से उठी और चलने को तैयार हो गई। और अच्छा जलन हो ये अच्छा, तो मैं चलती हूँ और चरणों की पूजा करूंगी। मालती दो तीन कदम चली और जो मेहता ने युवती से कहा, अब मुझे आज्ञा दो। और युवती ने दोनों हाथ सजल नेत्र होकर उन्हें प्रणाम किया। तो देखो, युवती ने किया, दूसरी टोली राय साहब का खन्ना की थी। तो एक में मालती और ये थे, मेहता और लड़की थी। दूसरी टोली टोली राय साहब और खन्ना की थी। राय साहब ने अपनी रेशमी कुर्ते, रेशमी चादर थे, मगर खन्ना के शिकारी सूट था। तो ये भी ऐसे प्रश्न भी बनते हैं कि राय साहब के क्या थे, रेशमी कुर्ते थे, रेशमी चादर थे, और खन्ना के शिकारी सूट, जो शायद आज के लिए बनवाया गया था, क्योंकि खन्ना को असामियों के शिकार से इतनी फुर्सत कहाँ थी कि जानवरों का शिकार करते। खन्ना असामियों का शिकार करते थे, ये ध्यान में रखना है। और खन्ना ठिंगने इकहरे रूपवान आदमी थे।
तो ये याद रखना है खन्ना कैसा आदमी था, रूपवान और एकहरे आदमी थे। तो देखिए, तो हम स्किप नहीं कर पाए, आगे है थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा गेहुआ रंग था खन्ना का, ये याद रखना है। बड़ी बड़ी आंखें थी और चेचक के दाग बातचीत में। तो ये देखिए, ये खन्ना का है, ये याद रखना है। कुछ देर चलने के बाद खन्ना ने मिस्टर मेहता का जिक्र छेड़ दिया। कल से ही उनके मस्तिष्क में राहु की भांति समाये हुए थे। बोले, किया मेहता भी कुछ अजीब आदमी है, जो मुझे बना बना हुआ मालूम होता है। राय साहब मेहता की इज्जत करते थे, उन्हें सच्चा निष्कपट और आदमी समझते थे। खन्ना से लेन देन का व्यवहार था। और देखिए, राय साहब मेहता का इज्जत करते थे, खन्ना से लेन देन का व्यवहार था। अब ये प्रश्न बनेगा कि किससे कैसा व्यवहार था, ये भी बन सकता है। कुछ स्वभाव शांति प्रिय भी थे, विरोधी थे। बोले, मैं उन्हें केवल मनोरंजन की वस्तु समझता हूँ, कभी उन्हें बहस नहीं करता, और भी करना भी चाहूँ तो उतनी विद्या कहाँ से लाऊं, जिसे जीवन के क्षेत्र में कभी कदम नहीं रखा था। जीवन के विषय में कोई सिद्धांत मुझे उस पर हंसी आती है। 1000 महावर फटकारते हैं, 1000 माहवार फटकारते हैं, न जोरू न जाता, न कोई चिंता न बाधा। यह दर्शन बाघारे कौन बघारे, अपना निर्द्वंद रहकर जीवन संपूर्ण स्वप्न देखते हैं। एक आदमी से क्या बहस करे। तो देखिए, वो मेहता के बारे में जब राय साहब बोले ना कि मेहता अच्छे उनकी इज्जत करते हैं, तो फिर वो खन्ना बोलते हैं, कौन बोलते हैं देखो, तो वो बोलते हैं क्या कि ये उनके पास क्या है, 1000 महावर उनके पास पैसे आते हैं, हम फटकारते हैं, और ना जोरू है, मतलब ना घर गृहस्थी है जिसे शादी कर लेते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती है, उसके बारे में बोला जा रहा है। और खन्ना की थी, देखिए दूसरी टोली खन्ना की थी ना, और राय साहब वो खन्ना में बातें हो रही थी, तो खन्ना ये बातें बोल रहा है, मैं सुना था चरित्र अच्छा नहीं है, बेफिक्री में चरित्र अच्छा रही कैसे सकता है। समाज में रहो तो समाज के कर्तव्यों का, मर्यादा का पालन करो, तब पता चले। मालती ने ना जाने क्या देखकर उन पर लट्टू हो जाती है। तो ये है, मैं समझता हूँ कि वह केवल तुझे जला रही है, तुम्हें जला रही है, मुझे वह क्या चलाएगी बेचारी। मैं उन्हें खिलौने से ज्यादा नहीं समझती, मुझे क्या जलाएगी वो, खिलौने से ज्यादा मैं नहीं समझती। ये खन्ना बोल रहा है, राय साहब ये बोल रहे हैं कि मैं समझता हूँ वो तुम्हें जला रही है, तो ये राय साहब बोलेंगे। तो कभी ऐसा आ जाए तो यह तो ना कहो मिस्टर खन्ना, मिस मालती पर जान तो देते हो तुम, यूं तो मैं आपको ही यही इल्जाम दे सकता हूँ। तो ये राय साहब और खन्ना में बातचीत हो रहा है कि मैं भी, जैसे आप बोल रहे हैं, तो मैं भी यही इल्जाम दे सकता हूँ कि आपको भी मालती अच्छी लगती है। और ये स्वाभाविक है किसी के प्रति, स्त्रियों के प्रति आकर्षित हो जाना पुरुषों का। तो मैं सचमुच खिलौना समझता हूँ, आप उन्हें प्रतिमा बनाए रखे। खन्ना ने जोर से कहकर कहाका मारा, मतलब वो होता है ना ठहाका मारते हैं उसको, कहाका। हालांकि हंसी की कोई बात न थी। अगर लौटा जल चढ़ एक लोटा जल चढ़ाने से वरदान मिल जाए तो बुरा क्या है। आपकी राय साहब ने जोर से कहाका मारा, मतलब दोनों में बातचीत होते ठहाके लगाते हैं उसको कहाका बोला जाता है, जिसका कोई प्रयोजन न था। तब आपने उसे देवी को समझा ही नहीं। आप इतनी ही उसकी पूजा करेंगे, उतना ही आपसे दूर भागेगी, जितनी ही दूर भगाइएगा उतना ही आपकी ओर दौड़ती हुई। तब उन्हें आपकी ओर दौड़ना चाहिए, मेरी ओर। मैं उस रसिक समाज में बिल्कुल बाहर हूँ मिस्टर खन्ना। सच कहता हूँ कि मुझे जितनी बुद्धि, जितना बल है, वह उस इलाके के प्रबंध में ही खर्च हो जाता है। घर के जितने प्राणी हैं सभी अपनी अपनी धुन में मस्त, और उपासना में, कोई विषय वासना के, कोई काहू में मगन, कोई काहू में मगन। इन सब अंगारों के भक्ष ये सब अजगरों के भक्ष देने मेरा काम है, कर्तव्य है। मेरे बहुत से तालुकेदार भाई भोग विलास करते हैं, यह मैं जानता हूँ, मगर वह लोग घर फूंक कर तमाशा करते हैं। कर्ज का बोझ सिर पर लदा जा रहा है, रोज डिगरियां हो रही है, जिसके डिग्रियां, वो होता है ना केस वेस चलता है, वो रोज डिग्रियां होता है, जिसके चलते उसे देने नहीं जानते, उसे देना नहीं जानते, और चारों तरफ बदनाम। मैं तो ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा समझता हूँ। मालूम नहीं किस संस्कार से मेरी आत्मा में जरा सी जान बच रही है,
जो मुझे देख देश के और समाज के बंधन में बांधे हुए सत्याग्रह आंदोलन छिड़ा। मेरे शिरो सारे भाई शराब कबाब में मस्त थे। मैं अपने को ना रोक सका, जेल गया और लाखों रुपये की जेरबारी उठाई, और अभी तक उसका तावान दे रहा हूँ। मुझे यह पछतावा नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब देखिए, एक दूसरे से हर चीज जुड़ा हुआ है, और कहीं बीच से प्रश्न उठा के बोला जब दे दिया जाता है तो अपन फिर ढूंढते हैं, और सारे टीचर ढूंढ के बताते हैं कि वो कहाँ से आया है प्रश्न। तो इसलिए अपन स्किप नहीं कर सकते, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कहीं भी इससे प्रश्न बनेगा। अब ये सब, ये खन्ना और उसमें बातचीत हो रही है राय साहब में, और उनके डिग्रियां हो रही है, ये सब है। तो जैसे बड़े आदमी के ज्यादा ही लंद फंद होते हैं, किसान के क्या होते हैं, वो खेती करता है, रात में सो जाता है, खाना पीना यही सब रहता है, बच्चे को पालना यही रहता है। और जो राजनीति में रहता है बड़े, तो उसको और ज्यादा विस्तार रहता है, उसके सामाजिक और कुछ वो केस वेस भी हो जाता है। तो ये है, मिस्टर खन्ना भी साहसी आदमी थे, संग्राम में आगे बढ़ने वाले। 2 बार जेल हो आए थे मिस्टर खन्ना, 2 बार जेल हो आए थे। किसी ने दबना ना जानते थे, किसी से दबना ना जानते, खद्दर पहनते थे और फ्रांस की शराब पीते थे। अब ये देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये मिस्टर खन्ना के बारे में। और देखो, पेन होगा तो पेन से कर देते हैं, वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पेंसिल है। अगर असर पड़ने पर बड़ी, अब ये पीवाईक्यू बन चुके हैं शायद। क्या पहनते थे खद्दर? मिस्टर खन्ना साहसी आदमी थे, संग्राम में आगे बढ़ने वाले थे, 2 बार जेल हो आए थे और किसी से दबना नहीं जानते थे। तो ये आईएमपी कर देती हूँ, और ये पीवाईक्यू भी हो सकता है, पीवाईक्यू भी होगा, है ना। और पढ़ने पर तो ये तो जेल में शराब छुई तक नहीं, और एक एक क्लास में रहकर भी सी क्लास की रोटियां खाते रहे। ये पूरे ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि उन्हें हर तरह आराम मिला, मगर रण क्षेत्र में आने वाला रथ भी तो बिना तेल के नहीं चल सकता। उनके जीवन में थोड़ी सी रसिकता लाजमी था, और बोले, आप सन्यासी बन गए हो। तो ये लाइन इम्पोर्टेंट है, आप लोग उससे नोट कर लेना मिस्टर खन्ना के बारे में। और सकते हैं, और फिर मैं नहीं बन सकता, समझता हूँ कि भोगी जो भोगी नहीं है वह संग्राम में, मैं तो ये है, मैं नहीं बन सकता, मैं तो समझता हूँ कि भोगी नहीं है वह संग्राम में भी पूरे उत्साह से नहीं जा सकता। जो रमणी से प्रेम नहीं कर सकता, उसके देश प्रेम से मुझे विश्वास नहीं है। राय साहब मुस्कुराए। आप मुझी पर आवाजें कसने लगे। आवाज नहीं है तो तत्व की बात है, शायद हो। आप अपने दिल के अंदर बैठ कर देखिए तो पता चले। मैंने तो बैठकर देखा है, और अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वहाँ, और चाहे जितनी बुराइयां हो, विषय लालसा नहीं है। तब मुझे आपके घर में ऊपर दया आ रही है, इतनी दुखी, निराशा, चिंता, ये सब है। देखो, ये राय साहब और खन्ना में बातें हो रही है। ये हिम्मत हारने वाला मनुष्य नहीं हूँ। तो वह मुझे मजाक मजाक करती है, दिखाती है कि मेरी परवाह नहीं है, लेकिन मैं हिम्मत करती हूँ। कौन? उसकी बात मालती की हो रही होगी। आप जो अपने दुखी, निराशा और चिंतित एकमात्र, तब मुझे ऊपर के से दया आई और सब, लेकिन पूंजी इसमें नहीं है कोई तत्व। वह पूंजी आपके शायद है। हर दिन एक हिरोनियों के साथ चल रहा था। एक हिरन कई हिरनियों के साथ चल रहा था, और सींगे वाला बिल्कुल काला था। राय साहब शिकार में गए थे ना, वहीं की बात हो रही है। राय साहब ने निशाना बांधा। खन्ना ने रोका, क्यों हत्या करते हो बेचारे, चढ़ने दो, धूप तेज है, और ये सब। राय साहब ने बंदूक चलाई, मगर हिरन भाग गया। तो एक हत्था से बचे, और का हाँ कहिए, क्या कहने लगा। अभी देखिए, वो शिकार के लिए गए थे, तो एक एक टोली तो उसकी बात एक बार हो गई, मेहता और मालती और लड़की का, और दूसरी ओर ये थे, सभी जने गए थे। तो ये रायसा और खन्ना की बातें हो रही है शिकार में ही। तो फिर क्यों ना हमारे शुगर मिल शामिल हो जाइए, इससे धराधर बिक रहे हैं क्या? आप ज्यादा नहीं, 1,000 हिस्से खरीद ले। तो गजब की, मैं इतने रुपये कहाँ से लाऊंगा, इतने इनामी इलाकेदार, और आपको
रुपये की कमी, कुल 50,000 ही तो होते हैं, उनमें भी अभी 25% ही देनी है। तो नहीं, अब भाई अभी भाई साहब मेरे पास इतने वक्त तो बिल्कुल नहीं, रुपये नहीं है। तो ये है, रुपये इतने चाहे मुझसे लीजिए, बैंक अब आपका है। जा अभी, हाँ, अभी आपने अपनी जिंदगी इंश्योर्ड ना कराई होगी, और मेरी कब इंश्योरेंस को बोलते, मेरी जिंदगी पहले ऐसी बातें होती थी। अभी आपने जिंदगी का इंश्योरेंस नहीं करवाया होगा, तो इंश्योर नहीं करवाई होगी। मेरी कंपनी में एक अच्छी पॉलिसी लीजिए, 200 रुपये तो आपकी बड़ी आसानी से हर हर महीने दे सकते हैं, और इकट्ठी रकम मिल जाएगी 40-50 हजार। वो बता रहा है लड़कों के लिए इससे अच्छा प्रबंध आप नहीं कर सकते। हमारी नियमावली देखिए, हम अपने सहकारिता के सिद्धांत पर काम करते हैं। तब तक कर्मचारियों के खर्च सिवा नफे की एक पाई भी किसी जेब में नहीं आती। आपके आश्चर्य होगा कि नीति कंपनियां चल कैसे रही है। और मेरी सलाह से थोड़ा सा भी स्पेकुलेशन का काम नहीं है, जरूर कर दीजिए। रुई और यह सैकड़ों करोड़पति बने इसी ये हो गया। रुई, शक्कर, गेहूं, रबर। ये देखिए, रुई, शक्कर, गेहूं, ये गेहूं, रुई, शक्कर, गेहूं, रबर किसी जिन्स का सट्टा कीजिए। तो इसका वो बता रहा है, मिनटों में लाखों रुपये बड़ा न्यारा होता है। देखिए, तो ये इम्पोर्टेंट है। वो सुझाव दे रहा है कि ये कैसे पैसे आएंगे, तो ये इसकी व्यापार कीजिए, रुई, शक्कर और गेहूं, रबर का। खन्ना बोल रहा है, इम्पोर्टेंट है। काम जरा अटपटा है, बहुत से लोग गच्छा खा जाते हैं, लेकिन वही अनाड़ी है। आप जैसे अनुभवी सुरक्षित संदेशों का ज्यादा है, तो बाजार का चढ़ाव उतार आकस्मिक है। गौर से देख लीजिए, फिर क्या मजा, धोखा। राय साहब कंपनी पर अविश्वास करते थे, दो एक बार इसका उन्होंने कड़वा अनुभव हो चुका था। लेकिन मिस्टर खन्ना को उन्हें अपनी आंखों के सामने बढ़ते देखा तो उनकी कार्य क्षमता कायल हो गई। और अभी 10 साल तक जो व्यक्ति में क्लर्क था, वह केवल न अपने अध्यावास और पुरुषार्थ की प्रतिभा से शहर में पूजता था, उसकी सलाहों की उपेक्षा न की जा सकती। तो खन्ना क्लर्क था बैंक का, समझे, बैंक का क्लर्क था खन्ना। और वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा था, तो वो प्रतिष्ठित अभी दिख रहा था समाज में, तो उसकी अवहेलना नहीं कर पा रहे थे, राय साहब मान रहे थे। तो खन्ना उनके पथ प्रदर्शक हो गए, और कुछ ही कामयाबी हो सकती थी अगर छोड़ गया तो। सहसा एक देहाती बड़ी टोकरी में कुछ बड़े जड़े हुए पत्तियां, कुछ फूल जाता नजर आया। अब देहाती मिलता है, खन्ना से पूछा, अरे क्या बेचता है? खन्ना पूछा। देहाती सकपका गया और डरा कहीं बेकार में ना पकड़ जाए। बोला, कुछ नहीं मालिक, यह घास पात है। तो क्या करेगा? तो बेचूंगा मालिक, बड़ी जड़ी बूटी है। कौन सी जड़ी बूटी बता। देहाती ने अपना औषधालय खोल कर दिखलाया, और मामूली चीजें और जंगल के आदमी उखाड़ ले जाते हैं, और घर शहर में अत्तारों के साथ हजार हाथ जोड़ दो चार आने बेच जाते हैं, जैसे कि मकोए और कंघी, सौदहिया, कुकड़ौधा, धतूरे के बीज, मंदार। देखिए, ये किस किस का है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। वो वो जो था देहाती आदमी के सर पे कौन सी औषधियाँ था, तो ये रखना, कई, ये मकई, कंघी, सहदेइया, कुकरौंधा, ये सब थे आदि। हर चीज दिखाता था, रटे हुए शब्दों में उनकी गुण बयान था। और यह मकई है सरकार, ताप हो मंदाग्नि हो, तिल्ली हो, धड़कन हो। मतलब ये है कि शरीर में जो है ना, ताप हो, मंदाग्नि हो, तिल्ली हो, धड़कन हो, सूल हो, खांसी हो, एक खुराक में आराम हो जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। खन्ना ने दाम पूछा तो उसने 8 आने कहे, और खन्ना ने 1 रुपये फेंक दिया और उसे पड़ाव तक रख आने का हुक्म दिया। और गरीब ने मुंह मांगा दाम नहीं पाया, उसका दुगुना पाया, आशीर्वाद देता चला गया। राय साहब ने पूछा, आप यह घास पात लेकर क्या करेंगे? खन्ना ने मुस्कुरा कर कहा कि इनकी असरफियां बनूंगा। मैं कीमियागार हूँ, और यह आपको शायद नहीं मालूम।
तो देखिए ये भी है। तो यार यह मंत्र हमें कभी भी सिखा दो, हमें भी सिखा दो। हाँ हाँ, शौक से मेरी सारगिदगी कीजिए और पहले से 1.25 सेर लड्डू लाकर चढ़ाइए, तब बताऊंगा यह बात। तो मेरा ये मेरा तरह तरह के आदमियों से साविका पड़ता है। ऐसे कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो जड़ी बूटी पर जान देते हैं, और इनको इतना मालूम हो जाए कि वह किसी फकीर की तरह की जड़ी बूटी हुई है, तो फिर आपकी खुशामद करेंगे, नाक रगड़ेंगे, और आप वह चीज दे देंगे, हमेशा के लिए ऋणी हो जाएंगे, और 1 रुपये में 10-20 बुद्धों पर एहसान का नमादा कसा जा रहा है। और तो क्या बुरा है, जरा से एहसान से बड़े बड़े काम निकल जाते हैं। राय साहब ने कौतूहल से पूछा, मगर इन बूटियों के गुण आपको याद कैसे रहेंगे? तो खन्ना ने कहकर मारा, आप भी राय साहब बड़े बड़े मजे की बातें करते हैं। जड़ी बूटी में जो गुण चाहे बता दीजिए, वह आपकी लियाकत का मुनहसर है। अब देखिए ये मुनस्सर है। सेहत तो रुपये में 8 आने विश्वास से होती है। आप जो इन बड़े अफसरों को देखते हैं, इन लंबी पूंछ वाले विद्वानों को और इन रईसों को, ये सब अंधविश्वासी होते हैं। और वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर जानता हूँ जो कुकुरंधों का नाम भी नहीं जानते, और इन विद्वानों का मजाक तो हमारे स्वामी जी खूब उड़ाते हैं। आपको तो कभी उनके दर्शन का नहीं होंगे। आपकी आप आएंगे तो उनसे मिलाऊंगा। जब से मेरे बगीचे में ठहरे, रात दिन लोगों का तांता लगा रहता है। माया तो उन्हें छू नहीं गई। केवल एक बार दूध पीते हैं। मेरे ऐसा विद्वान महात्मा मैंने आज तक नहीं देखा। ना जाने कितने वर्ष हिमालय पर तप करते हैं, पूरे सिद्ध पुरुष हैं, और आप उनसे अवश्य दीक्षा लीजिए। मुझे विश्वास है आपकी यह सारी कठिनाइयां दूर हो जाएगी, छूमंतर हो जाएगी। आपके देखते ही आपका भूत भविष्य सुनेगा। ऐसा प्रसन्न मुख है कि देखते ही मन खिल उठता है। ताज्जुब हो तो यह है कि खुद इतने बड़े महात्मा, मगर सन्यास और त्याग, मंदिर और मठ और संप्रदाय की पंथी, इन सबको ढोंग कहते हैं और पाखंड कहते हैं, और रूढ़ियों में के बंधन को तोड़ा, और मनुष्य बनो। देवता बनने का ख्याल छोड़ो, देवता बनकर तुम मनुष्य ना रहोगे। राय साहब के मन में शंका हुई। महात्माओं ने में उन्हें भी यह विश्वास था जो प्रभुताओं में आम तौर पर होता है। दुखी प्राणी को आत्मचेतन में जो शांति मिलती है, उसके लिए वह भी लालायित रहते हैं। जब तक आर्थिक कठिनाइयों से निराशा हो जाती, मन का में आता संसार में से कुछ मोड़कर एकांत में बैठ जाएं और मोक्ष की चिंता करें। संसार के बंधनों का यह साधारण मनुष्य की भांति आत्मोन्नति के मार्ग पर बाधाएं दूर तो आदर्श, लेकिन संन्यास और त्याग बिना बंधनों को तोड़ने का और क्या उपाय है? ये सब किससे बातें हो रही है? ये राय साहब और खन्ना से। लेकिन जब तक संन्यास को ढोंग कहते हैं, तब तक खुद संन्यास लिया है। उन्होंने संन्यास कब लिया साहब? यह वह तो कहते हैं आदमी का अंत तक करते रहना। विचार स्वतंत्र उनके उपदेशों का है, मेरी समझ में कुछ नहीं। विचार स्वतंत्र का आशय क्या है? समझ में तो मैं कुछ भी नहीं है उसकी। आइए देखो, तो ये अच्छी बातें हैं, एक एक नजर डालने से अच्छा रहता है। कभी प्रश्न आ जाए तो आप सोच सकते हैं। तो मिस मालती उनसे मिलाया ही नहीं, मैं समझ में आ रहा है। तो ऐसी सुंदर व्याख्या करते हैं कि मुग्ध हो जाता है। मिस मालती को उनसे मिलाया या नहीं? आप भी दिल लगी करते हैं, मालती को भला इनसे क्या मिलता? तो वो गुरु जी के बारे में मजाक कर रहे हैं, वो जो सन्यासी के बारे में जो बात कर रहे थे कि मालती को उससे मिलाया कि नहीं। तो भोग विलास की बातें हैं। वाक्य पूरा नहीं हुआ, इस सामने झाड़ी में सरसराहट की आवाज सुनकर चौंक पड़े, और प्राण रक्षा की प्रेरणा राय साहब के पीछे आ गई। झाड़ी में से एक तेंदुआ निकला और मंद गति से सामने आ चला। राय साहब ने बंदूक उठाई, निशान बांधना चाहे तो खन्ना ने कहा, यह क्या करते हैं? खामखा उसे छेड़ रहे हैं, कहीं लौट पड़े तो क्या लौट पड़ेगा, वहीं ढेर हो जाएगा। तो मुझे इस टीले पर चढ़ जाने दीजिए, मैं शिकार का ऐसा शौकीन नहीं हूँ। क्या तब क्या शिकार खेलने चलते थे? सामत है क्या? राय साहब ने बंदूक नीची कर ली। अच्छा, शिकार निकल आया ऐसे अवसर मिलते ही। तब ठहरा खतरनाक। एकाध शिकार के मारे
तो मार लेना चाहिए, दीजिए, मार लेने दीजिए, खाली हाथ लौटते शर्म नहीं आती। आप मुझे कृपा करके कार के पास पहुंचा दीजिए, फिर तेंदुए का शिकार कीजिएगा। खन्ना डर रहे हैं। और आप बड़े डरपोक हैं मिस्टर खन्ना। सच है, व्यर्थ में अपनी नजर खतरे में डाल दीजिए, बहादुरी नहीं है। तो अच्छा, तो आप खुशी से लौट आइए, अकेला रास्ता बिल्कुल साफ है। जी नहीं, आपके मेरे साथ चलना पड़ेगा, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। राय साहब ने बहुत समझाया, मगर खन्ना ने एक ना मानी। मारे भय के वो चेहरा पीला पड़ गया था खन्ना, वो से तेंदुए के डर से चीख मार गिर पड़ते। बोटी बोटी कांप रही थी, पसीने से तर हो रहे थे। तब जब दोनों आदमी बड़ी दूर निकल आए, तब खन्ना ने के होश नहीं ठिकाने आई, और बोले, खतरे में नहीं डरता, खतरे से नहीं डरता, लेकिन खतरे के मुंह में उंगली डालना हिमाकत नहीं। ये खन्ना कहा, अजी जाओ, जरा सा तेंदुआ दिखा नहीं कि तो जान निकल गई। और राय साहब कहते, मैं शिकार खेलना और उस जमाने का संस्कार समझता था। जब आदमी पशु था, तब से संस्कृति बहुत आगे चल बढ़ गई। वो मिस मालती से आपकी कलई खोलूंगा। मैं अहिंसावाद होना लज्जा की बात नहीं समझता। और अच्छा, तो यह आपका अहिंसावाद का सावस है? तो खन्ना ने गर्व से कहा, जी हाँ, मेरा अहिंसावाद। और आप बुद्ध और शंकर के नाम पर गर्व करते हैं और पशुओं की हत्या करते हैं, ये खन्ना कह रहा है। राय साहब को, लज्जा आपको नहीं आनी चाहिए कि मुझे कुछ दिनों फिर चुपचाप रहते चलते रहे। तब खन्ना ने बोले, तो आप कब तक आएंगे? तो मैं चाहता हूं कि आप पॉलिसी का फॉर्म आज ही भर दें, और शक्कर के हिस्सों का भी मेरे पास दोनों फॉर्म मौजूद है। राय साहब ने चिंतित स्वर में कहा, जरा सोच लेने दीजिए, मैं इसमें सोचने की जरूरत नहीं समझता। तीसरी टोली मिर्जा खुर्शीद, और देखो, पहली टोली वो था मिस्टर मालती और वो मेहता और वो लड़की, और दूसरी में ये इसकी, और तीसरी टोली क्या था, मिर्जा खुर्शीद और मिस्टर तनखा। इनकी बात हो रही है, मिर्जा खुर्शीद और मिस्टर तनखा। मिर्जा खुर्शीद के लिए भूत और भविष्य सारे कागज की भांति था। तो ये देखिए, तो वो ये समझ में स्पष्ट हुआ होगा कि शिकार खेलने में तीन टोली बनी थी, तो एक में मिर्जा खुर्शीद और ये था मिस्टर खन्ना और तनखा, और ऐसा, और मिस्टर खुर्शीद और मिस्टर तनखा, ये याद रखना। और खुर्शीद ने भूत भविष्य और सारे वर्तमान के जो पूछा था, यह है भविष्य की चिंता। जो कुछ सामने आ जाता उसमें जी जान लग जाते, और मित्रों की मंडली में विनोद के पुतले थे। काउंसिल में उनसे ज्यादा उत्साही मेंबर ना था, और जिस प्रश्न के पीछे पड़ जाते मनिस्टरों को रुला देते। किसी के साथ रूबरू साथ रूरियायत करना। तो तीसरी टोली मिर्जा खुर्शीद और मिस्टर तनखा का था। मिर्जा खुर्शीद के लिए भूत भविष्य सादे कागज की भांति था, तो ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। और वह वर्तमान में रहते थे, और भूत का पछतावा कौन, मिस्टर तनखा। मिर्जा खुर्शीद मिर्जा खुर्शीद के लिए ये सब बातें हैं, और ना जानते और बीच बीच में परिहास करते, और गुस्से में ऐसे थे, ताल ठोककर सामने आ जाते और नम्रता के सामने दंडवत करते। लेकिन जहां किसी ने शान दिखाई, तो और यह हाथ धोकर उसके पीछे पड़े, और अपना लेना देना याद करते रखते थे, ना दूसरे का देना। शौक था शायरी का और शराब का, और केवल मनोरंजन की वस्तु बहुत दिन हुए हृदय की का दिवाला निकल चुके थे। तो ये मिस्टर खन्ना, इसके खुर्शीद, मिर्जा खुर्शीद की बात है ये। तो ये रखना, बार बार ये ऐसे प्रश्न बनेंगे। तो देख, तीन टोली था, और ये याद रखना है। और तो ये मिर्जा खुर्शीद और तनखा है साथ में, तो ये याद रखना तीसरी टोली का है। और प्रश्न कहीं भी कैसे भी घुमाया जा सकता है। और मिस्टर तनखा का दाव पेच के आदमी थे। अब ये देखो, दूसरी उनकी विशेषता बताया, और मिस्टर तनखा की विशेषता बता रहे हैं। सौदा पटाने में, मुआवजा सुलझाने में, अरंगा लगाने में, बालू से तेल निकालने में, गला दबाने में, दुम झाड़ कर निकल जाने में बड़े सिद्धहस्त थे। कहीं रेत में नाव चला दे, पत्थर पर दूब उगा दे। और ये है इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। ये किसकी विशेषता है, तनखा की। और खास चुनाव के समय तकदीर चमकती है, और प्रौढ़ उम्मीदवार खड़े होते दिलोजान काम करते हैं, 10-20 हजार दिलोजान से काम करते हैं, और जोर और
हिंदू सभा की ओर से काम करने लगे, मगर उलट फेर के समर्थन के लिए भी उनके पास दलीलें थी और कोई उंगली ना दिखा सकता। शहर के रईस सभी हुक्म अभी अमीरों का नहीं, याराना दिल में चाहे उनकी। मिर्जा खुर्शीद ने रुमाल के से माथे का पसीना पोंछकर कहा, आज तो शिकार खेलने के लायक नहीं दिन नहीं है, आज तो कुछ मुशायरा होना चाहिए। वकील ने समर्थन किया, जी हाँ, वही बाग में बड़ी बहार रहेगी। थोड़ी देर के बाद मिस्टर तनखा ने मामले की बात छोड़ी। अब की बार चुनाव में बड़े बड़े गुल खिलेंगे, आपके लिए बड़ी मुश्किल है। मिर्जा रंग बिरक्त मन से बोले, अब की मैं खड़ा नहीं होऊंगा। तनखा ने पूछा, मुफ्त का बकबक कौन करे, फायदा ही क्या है मुझे। अब डेमोक्रेसी में भक्ति नहीं रही। जरा सा काम महीने में बहस, जनता आंखों के धूल झोंकने के लिए अच्छा स्वांग है, और इसी गवर्नर है, हिंदुस्तानी है या अंग्रेजी, उससे बहस नहीं। एक इंजन की जिस गाड़ी को बड़े मजे से हजारों मील खींच ले जा सकते हैं, 10,000 आदमी मिलकर भी उनकी तेजी से नहीं खींच सकते। मैं तो यह सारा समाज देखकर काउंसिल से बेजार हो गए। तब मेरा बस चले तो काउंसिल में आग लगा दूं। जिससे डेमोक्रेसी कहते हैं, वह व्यवहार में भी तो जमींदारी राज चुनाव हुई। देखिए, तो ये है जिसके पास रुपये हैं, रुपये के जोर से उसके लिए सभी। तो ये यहाँ पर राजनीति की बात हो रही है, और कलम के पब्लिक हैं, और ये है देवता। तो ये सब है, यहाँ कुछ खास नहीं है। मिर्जा से कुरान और आयतों की सिद्ध किया है। तो मिर्जा साहब ने कुरान और आयतों से सिद्ध किया कि पुराने जमाने के बादशाहों के आदर्श कितने ऊंचे थे। आज उसी तरफ ताक भी नहीं रह सकते, और आज हमारी आंखें में चौकाचौंध आ जाएगा बादशाह के खजाने का। ये सब है, वो इसमें कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। हिनों के जो चढ़ता हुआ नजर आया। मिर्जा ने कुछ मुख पर शिकार जो चमक हुआ, बंदूक संभाली, और एक काला सा हिरन गिर पड़ा, और वो उन्मत्त ध्वनि के साथ मिर्जा भी बेतहाशा दौड़ पड़े, बिल्कुल बच्चों की तरह उड़ते देखते। मिर्जा तो समीप एक वृक्ष पर एक आदमी लकड़ियां काट रहा था, और चट 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 चटपट वृक्ष से उतरकर मिर्जा के साथ दौड़ा, और हिरन की गर्दन में गोली लगी थी। उसके पैरों में कंपन हो रहा था, आंखें पथरा गई थी। लकड़हारे ने हिरन को करुणा नेत्रों से देखकर कहा, अच्छा पट्टा पट्टा था, मन भर से कम ना होगा, और हुकुम हो तो मैं उठाकर पहुंचा दूं। मिर्जा बोले, नहीं। हिरन की टंगी हुई दीन वेदना से भरी आंखें देख रहे थे। एक मिनट पहले जिसमें जीवन था, जरा सा सत्ता। फिर यहाँ भी ये मिर्जा मिर्जा साहब जो हैं, ये भी भावुक हैं, भावना में हैं। और वो हिरन को एक गोली लगी थी कि वो धाराशायी हो गया था, गर्दन में हिरन को गोली लगी थी, और जरा सी पत्ता खिरकते ही कान खड़े करके चौकड़ियां भरता था, और जैसे जीवन था। वो बोल रहे हैं कि कैसा था, अब मित्रों और बाल बच्चों के साथ ईश्वर की उगाई हुई घास खा रहा था। और ये मिर्जा खुर्शीद अपनी कल्पनाओं की दुनिया में है कि कितना खुश था वो, और मगर निस्पंद पड़ा था। अब उसकी खाल उधेड़ लो और उसकी बोटियां डाल लो कि कीमा बना डालो, उसे खबर भी नहीं पड़ेगी कि मतलब जब तक उसमें जान था तो कितना ठेलियां कर रहा था, परिवार के साथ घासे चरता था, सब कुछ करता था। अब वो मर गया तो आप उसका कुछ भी कर लो, उसे क्या पता। कितनी सुंदर गठन थी, कितनी प्यारी आंखें, मनोहर छवि, और छलांगो हृदय में आनंद तरंगो, और चौकड़ियां था। तो ये हिरन की कल्पना कर रहे हैं कि कितना अच्छा था। लकड़हारे ने पूछा, कहाँ पहुंचाना होगा मालिक। तो लकड़हारे ऊपर पेड़ पर था, और उतर के फिर देखा तो वो भी तो बोला, कहाँ मालिक पहुंचाना है। तो बोले, अच्छा उठा लो, चलो। तो नहीं, जहाँ तेरी इच्छा हो वहां देता हूँ। लकड़हारे ने मिर्जा की कौतूहल से देखा, और कानों पर विश्वास न आया कि अरे नहीं मालिक, हुजूर ने शिकार किया है तो आप कैसे खा ले, हम कैसे खा ले। नहीं नहीं, मैं खुशी से कहता हूँ, तुम इसे ले लो, ले जाओ। और तुम्हारा घर कहाँ है। तो वो बोला कि आधा कोस दूर। कोई आधा कोस दूर, तो भी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। देखा, और फिर तो ऐसे में मैं ना ले जाऊंगा सारा काम इतनी दूर से। सरकार, आप इतनी दूर जाएंगे कड़ी धूप में। तो वो लकड़हारा कहता है, उठा, देर ना
ना कर, मुझे मालूम हो तो तू भला आदमी है। लकड़हारे ने डरते डरते कहा, मिर्जा तो ये सब है कि वो लकड़हारे से बात होता है, और ये लकड़हारे अपने कंधे पर मैं पढ़ी हूँ तो मैं बता देती हूँ, फिर ये बहुत टाइम लग जाता है। तो लकड़हारा का आधा कोस दूर है, और उनको तो दया आ रही है, तो वो कैसे बनाएंगे? तो लकड़हारा को ही बोले कि तुम ले जाओ वो हिरन को, तुम्हारे बाल बच्चे खाएंगे। तो लकड़हारा ले जा, वो आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। तो लकड़हारा ले जाता है कंधे पर, और फिर इसके पीछे मिर्जा भी हंसकर कहा, बस बस इतने तू खूब वो समझा, उठा ले। मिर्जा की धर्म के इतने पाबंद ना थे। 10 साल में उन्होंने नमाज ना पढ़ी थी। 2 महीने एक दिन व्रत रख लिए लेते थे, बिल्कुल निराहार निर्मल। मगर लकड़हारे को इस ख्याल से संतोष हुआ था कि हिरन अब उन लोगों के लिए अखाद्य हो गया है, उसे फीका करना चाहते हैं। लकड़हारे हल्के मन से हिरन को गर्दन पर रख लिया, और फिर वो पीछे पीछे चलते हैं उसके साथ कि मैं भी तुम्हारे घर चलता हूँ, चल देख। और दोनों तो, वो तो लड़का तो आगे आगे चलता था, और ये और दूर हो गए। मिर्जा खुर्शीद और उससे भी तंखा और दूर हो गए। तंखा ने मिर्जा को कुतूहल दृष्टि देखी, और ये देखो शिकार इसलिए पाकर तो तखा खिड़की खिसिया कर बोले, जाइए, सोचा था खूब कबाब उड़ाएंगे, तो सामने सारा मजा किरकिरा कर दिया। राय साहब और मेहता कुछ ना कुछ लाएंगे ही, और कोई गम नहीं। इस इलेक्शन के बारे में कुछ अर्ज करता हूँ, आप नहीं खड़ा होना चाहते हैं? तो ये सब बातें हो रही है इलेक्शन की, नहीं ये सब पब्लिक सारे। तो मिस्टर तनखा ने जरा भी नहीं सुना। तो फिर वो उसके घर जाते हैं, और उसकी गरीबी हालत देखते हैं। यही सब है इसमें। डायरेक्ट तो ये है, देखो। तो इसमें कोई ऐसा नहीं था जो मैं सामने जमा किए और जानता हूँ मक्कार है। वकील साहब, फिर कोई प्रस्ताव? ये सब है। लकड़हारा हिरन को कंधों पे रखे लपका लपका चला जा रहा था। मिर्जा ने कदम बढ़ाया, और स्थूलकाय तंखा उन्होंने पूरे जरिए सुना। ये सब है, देखो। मिर्जा बिना रुके, तो ये सब में वैसी कोई बात नहीं है। उसके घर पहुंचे हैं तो उसकी बच्चे थे, बीवियां थी, ये इस पर ध्यान दे दीजिए, कभी यहाँ से प्रश्न आएगा। रस्सू को चाहते हुए कहा, सरकार लाओ। लकड़हारे डोल में मिर्जा डील डोल में उसे कहीं ऊंचे मोटे ताजे ये सब है था। और थोड़ी देर चलने के बाद ना, मैं वो लकड़हारे थक गया था तो रख दिया। तो फिर बोला, चलो मैं उठाता हूँ वो दोनों, मिर्जा खुर्शीद तो तंखा। तो लकड़हारे माँ क्षमा मांगी, और मैं तुम्हारा दुगुना जो हूँ, इससे बड़ा क्या होता मालिक। मिर्जा का पुरुषत्व अपना 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 और अपमान ना सह सका। उन्हें उठाकर हिरन की गर्दन पर उठा कर लिया और चले, मगर मुश्किल से 50 कदम चले होंगे। गर्दन पर फटने लगी, पांव पथराने लगा। तो ये सब है। जरा मिस्टर तनखा गर्दन, ये सब देखो, ये सब है। इससे ऐसा कोई प्रश्न नहीं बनेंगे। लकड़हारे ने चुटकी ले ली, मालिक कैसे रंग ढंग है, बहुत हल्का है ना। मिर्जा जी को कुछ हल्का मालूम होने लगा। तो ये सब है। मिर्जा जी का महत्व है। मैं चकमा नहीं दे सकता भला। आप जिस हल्के से कहेंगे खड़ा हो जाऊंगा, बैठेंगे, बैठ जाऊंगा। कंपनी का डायरेक्टर, मेंबर और मुनीम कनेक्शन कहूंगा, बन जाऊंगा। बस 2 कदम ले चलिए। मेरी तो ऐसे दोस्तों से निभती है जो मौका पड़ने पर। तनखा का मन बिल में चुलबुला उठा। मिर्जा अपने कॉल के पक्के थे। तो ये था आखिर। 4-5 पसेरी होगा, 2-4 दिन गर्दन ही तो दुखेगा। जेब में रुपये हैं तो थोड़ी थोड़ी सी बीमारी सुख की वस्तु है। थोड़ी सी बीमार और सुख की वस्तु है। 100 कदम की रही है, और हाँ, 100 कदम मैं गिनता चलूंगा। फिर ये तनखा ने जूते का फीता फिर बांधा, और कोट उतार कर लकड़हारे को दिया, और पतलून पर ऊपर उठाया। रुमाल को मुंह पर पोंछा, और हिरन को देखा, और मानो औखली में सिर देने जा रहे। फिर हिरन को उठाकर गर्दन पर रख लिए। वो तो रास्ते में ये सब एक कभी हिरन को वो उठाए, कभी वो उठाए, तीनों ये कर रहे थे।
और लाश को जमीन पर फटकने वाले थे। मिर्जा ने उन्हें सहारा देकर उठाया और तनखा ने एक डटकर इस पर उठाया। कैसे दलदल में पांव रखा है मिर्जा। तनखा ने एक डग पर और रखा और मालूम हुआ गर्दन टूटी जाती है। ये सब है। तो वकील साहब का बुरा हाल था। वह बेजान हिरन शेर की तरह उनको दबोचे हुए था, हृदय चूस रहा था। केवल लोभ धरण करता 25,000, मगर 25,000 तक मोटी थी, मगर अंत में तहसीर जवाब दे रही थी। लोभी का कमर टूट गई और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये गर्दन परली थी, पथरीली। मिर्जा ने तुरंत उन्हें उठाया और रुमाल से हवा करते हुए पीठ। तो एक वकील आए थे, साथ में मिल गए थे वकील साहब, तो वकील भी आए, वो भी उठाए। मिर्जा ने तुरंत उन्हें उठाया और रुमाल से हवा करते हुए पीठ पर खूब मारा। लेकिन तनखा ने हाँकते हुए लंबी सांस खींचकर कहा, आपने जो आप मेरी जान ले ली, 2 मन से कम होगा ससुर। मिर्जा ने हंसते हुए कहा, लेकिन भाईजान, मैं भी तो इतनी दूर उठाकर लाया हूँ। वकील साहब ने खुशामद करनी शुरू की मुझे तो आपकी फरमाइश पूरी करनी थी। आपको तमाशा देखना था और आपने देख लिया। अब तो आपको अपना वादा पूरा करना होगा। आपने मुआवजा कब पूरा किया? कोशिश तो जान तोड़कर की, इसकी सनद नहीं थी। लकड़हारे ने फिर हिरन उठा लिया और भागा चला गया। वह दिखा देना चाहता था कि तुम लोगों में काख कूख कर 10 कदम उठा लिए तो समझ लो कि पास हो गए, और इस मैदान में मैं दुर्बल होने पर भी तुमसे आगे हूँ। ये लकड़हारा का ये था। जितना काला गोरा करो वो छूटे मुकदमे चाहे उतने बनाओ। जितना काला करो उतना। एक नाला मिला जिसमें बहुत थोड़ा पानी था। नाले के उस पार टीले पर एक सा छोटा सा 5-6 घरों का बुड़वा सा था और लड़के इमली के नीचे खेल रहे थे। और लकड़हारे को देखते ही सबों ने दौड़कर स्वागत किया और पूछने, किसने मारा बापू? तो कैसे मारा, कहाँ मारा, कैसे गोली लगी इस बात तो जब गांव पहुंचा तो सारे बच्चे आने लगे और वो पूछने लगा। उतार झोपड़ी में दोनों महानुभावों के लिए खाट लेने गए और चारों ओर लड़कों लड़कियों के शिकार को अपने चार्ज में ले लिया और अन्य लड़कों को भगाने की चेष्टा की। सबसे छोटे बालक ने कहा, यह हमारा है। तो बड़ी बहन ने, जो 14-15 साल की थी, मेहमानों की ओर देखकर कहा, भाई को डांटा। चुप, नहीं सिपाही पकड़ ले जाएगा। मिर्जा ने लड़के को छेड़ा, तुम्हारी नहीं, हमारा है। बालक ने हिरन पर बैठकर अपना कब्जा सिद्ध किया। और जैसे बच्चे लड़ते हैं ना, ये हमारा है ये सब, तो उसमें बड़े सहयोग देते हैं उसको मन रखने के लिए। बहन ने सिखाया, कह दे भैया तुम्हारा है। इन बच्चों की माँ बकरी के लिए पत्तियां तोड़ रही थी और दो नए भले आदमी को देखकर जरा सा घूंघट निकाल लिया और शर्माई सी। उनकी साड़ी कितनी मैली थी, कितनी फटी टंगी थी। तो ये देखो, ये कुछ है तथ्य वाली कि वो वहां पे शिकार खेलने में जो ग्रामीण मिला था लकड़हारा, तो उसके परिवार की बात है। अभी दोपहर होने थे, कुछ कसर थी। मिर्जा साहब ने दोपहर ही इस गांव में काटने का निश्चय किया और आदमियों को जमा किया और शराब मंगवाई, शिकार पका, समीप के बाजार से घी और मैदा मंगवाया, सारे गांव भेज दिया। छोटे छोटे स्त्री पुरुष सबों को दावत में मर्दों ने शराब खूब पीकर मस्त होकर शाम तक गाते रहे। मिर्जा जी बालकों के साथ बालक और शराबियों के साथ शराबी, बूढ़ों के साथ बूढ़े, सब अपने अपने जोड़ी के साथ जवानों के साथ जवान बन गए। इतनी ही देर में सारे गांव में इतना घनिष्ठ परिचय हो गया मानो यहाँ निवासी हैं। लड़के उन पर पड़ते और उनकी फुदनेदार टोपी सिर पर रख लेता और कोई भी इनकी राइफल कंधों पर रखकर चढ़ता और चलता और उनकी कलाई की घड़ी खोलकर अपनाई कलाई पर बांध लेता। मिर्जा ने खुद खूब देसी शराब पी और झूम झूम कर जंगली आदमियों के साथ गाते और ये लोग सूर्यास्त के समय तक यहाँ विदा हुए। गांव भर के नर नारी ने इन्हें बड़ी धूम दूर तक पहुंचाने कोई रातें। तो ऐसा सौभाग्य उन गरीबों के जीवन में है। तो देखो, ये महत्वपूर्ण था। लास्ट लास्ट में तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे, क्योंकि ये लास्ट है 7वां पार्ट ये का।
तो शायद पहली बार आया हुआ था। किसी शिकारी ने उनकी दावत को ही जरूर कोई राजा है, नहीं तो दरिया दिल किसका होता, इसके दर्शन भी कहाँ होंगे। तो कुछ दूर चलने के बाद मिर्जा ने पीछे की फिर देखा और बोले, बेचारे कितने खुश थे, काश मेरी जिंदगी भी ऐसे मौके रोज आते, आज का दिन बड़ा मुबारक था। तनखा ने बेरुखी के साथ कहा, आपके लिए मुबारक होगा, मेरे लिए तो मनहूस था। मतलब का कोई बात नहीं, दिन भर जंगलों और पहाड़ों में खाक छानने। मिर्जा ने निर्दयता से कहा, मुझे आपके साथ हमदर्दी नहीं है। दोनों आदमी जब बरगद के नीचे पहुंचे तो दोनों टोलियां लौट चुकी थी और मेहता मुंह लटकाए हुए मालती विमन से अलग हो गई। मालती विमन से अलग बैठी थी और जो जो नई बात थी, राय साहब और खन्ना दोनों भूखे रह गए और किसी के मुंह से बात ना निकली। वकील साहब इसलिए दुखी थे कि मिर्जा ने उनके साथ बेवफाई की। अकेले मिर्जा साहब प्रसन्न थे और प्रसन्नता अलौकिक था। तो देखिए, इतना तक यहाँ तक हुआ, ये शिकार खेलने की बात यहाँ तक हुई है। शिकार में तीन जने के, इसमें इधर आज की क्लास में क्या क्या देखा, वो तो तीन पार्ट था शिकार खेलने में। और तीनों पार्ट का ऐसा था, मिर्जा खुर्शीद और ये था तनखा था, और एक खन्ना और राय साहब और मालती और उसका देखा था। और उसकी बातें हुई थी कि तीनों की तीन टोलियां और गांव में सबको मिले हैं ग्रामीण, और उसके साथ बातचीत हुई है। और एक पार्ट जो है सो वो ग्रामीण से प्रभावित हो जाते हैं। एक जैसे दो दो थे ना, तनखा और खन्ना, मिर्जा खुर्शीद वो हो गए थे। और मिर्जा, तो इस तरह से है ये कहानी। तो कहानी अच्छी लगे तो फिर कमेंट कीजिए, लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। और आगे और देखेंगे। अब होरी के घर की बातें आएगी, जब होरी घर में आ गया तो ये हो गया धनुष यज्ञ और शिकार का। अब यहाँ से होरी का है, तो आगे कैसे देखिए, जहाँ होगा तो जल्दी से खींचेंगे, नहीं तो फिर एक एक लाइन देखना पड़ेगा, क्योंकि पूरे उपन्यास से ही प्रश्न बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ सब। ये अब फिर होरी के घर की कहानी होगी अगले अगले पार्ट में। तो थैंक यू। लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि बहुत ही तथ्य भरी है। और आपको मिल रहा है तो ये ईयरफोन लगाकर भी सुन सकते हैं, और जहाँ इम्पोर्टेंट है वहाँ पर वहाँ का नोट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।